आप सुनाई दे रहा है? आप सभी मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और हम सब के लिए बड़ा गर्व का क्षण है कि आज सिलीगुड़ी यानी चिकन नेक के इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कोलकाता के बाद केवल दूसरा एक ऐसा केंद्र है और इस मीडिया सेंटर की वजह से नॉर्थ बंगाल की आवाज को, नॉर्थ बंगाल की जनता को इस मीडिया सेंटर से उनको ताकत मिलेगी और उसका उद्देश्य भी यही है कि यहाँ की जनता की आवाज को हम मजबूती दें। और ये केवल एक मंच नहीं रहेगा, एक ऐसा मंच जहां तथ्यों को साझा करने का और विकास के काम को बताने का और जनता के समक्ष अपनी बात को रखने का ये केंद्र बनेगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस केंद्र के माध्यम से जो है हमारे प्रेस मीडिया के साथियों को बहुत सारी इधर उधर जगह भटकना पड़ता है, कभी नेताओं को ढूंढना पड़ता है और कई दिशाओं में आपको जाना पड़ता है। अब चारों ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस केंद्र के माध्यम से, इस सेंटर के माध्यम से सुबह दोपहर शाम और हमेशा आपको बाइट देने के लिए, आपको जानकारी साझा करने के लिए हमारा नेतृत्वगण यहाँ पे उपस्थित रहेगा। और इतना ही नहीं कि हम सब लोग जानते हैं सिलीगुड़ी पूरा नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार भी है, चिकन नेक क्षेत्र है और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। और यहाँ पे पर्यटन से लेकर के चाय उद्योग और सीमा सुरक्षा से लेकर के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से लेकर तमाम जो अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है। और मैं इस केंद्र के माध्यम से आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, सिलीगुड़ी की जनता को बधाई देना चाहूँगा। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारी पूरी टोली, मैं अक्सर कहता हूँ सोशल इंजीनियरिंग का जीता जागता ये केंद्र है सिलीगुड़ी। और हमारे बीच हमारे जिला के सभापति अरुणदा भी हैं और सिलीगुड़ी के हमारे लोकप्रिय विधायक और दूसरे बार विधायक बनने जा रहे हैं ऐसे डॉक्टर शंकर घोष जी भी हैं। फांसीदेवा के विधायक हमारे दुर्गा मुर्मू जी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के हमारे लोकप्रिय विधायक आनंद बर्मन जी उपस्थित हैं। और साथ ही जो है चोपड़ा के हमारे प्रार्थी कैंडिडेट भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं सभी को ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ इस केंद्र की। और ये केंद्र जो है एक सूचना का अच्छा केंद्र बनेगा, एक संवाद का एक अच्छा माध्यम बनेगा और तमाम जानकारी आपको इस केंद्र के माध्यम से मिलती रहेगी। और साथ ही आप सब लोग जानते हैं कल गृह मंत्री जी ने कुछ टीएमसी के 15 साल के कुकर्म के बारे में और एक उनके खिलाफ एक चार्जशीट का जो है बखान उन्होंने और पूरा लंबा विषय उन्होंने रखा था। हमें ऐसा लगा कि अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हम भी आपके साथ साझा करें। और जैसा मैंने बताया कि सिलीगुड़ी एक चिकन नेक क्षेत्र है और इस 15 साल में हमने सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो महसूस की, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चिकन नेक क्षेत्र कमजोर हुआ है और चिकन नेक क्षेत्र को जानबूझकर कमजोर कराने का काम टीएमसी सरकार ने किया है। और इसके कारण सिलीगुड़ी और चिकन नेक इस क्षेत्र में तो इसकी नकारात्मक प्रभाव पड़े ही हैं और इसकी वजह से जो है देश को भी कमजोर करने का प्रयास हुआ। और आप देखिए चिकन नेक इस क्षेत्र में यहाँ राजवंशी है, यहाँ आदिवासी है, यहाँ गोरखा है, बंगलाभाषी है, यहाँ लाखों की संख्या में हिंदी भाषी है, कोच है, मेच है, टोटो है, राबा है और इतनी जो है अलग अलग समाज के लोग एक परिवार की तरह इस चिकन नेक क्षेत्र में रहते हैं। और आज जो हमारे यहाँ के मूल निवासी है उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। भविष्य में जाकर के अगर यही गति के साथ
डेमोग्राफी चेंज परिवर्तन होता रहा, कल जाकर के तो हमारे अपने मूल निवासी यहाँ पे जो है माइनॉरिटी बन जाएंगे। और टीएमसी ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अपनी कुर्सी को यथास्थिति बचाए रखने के चक्कर में जो है पूरा बॉर्डर खुला रखा है। आप देखिए 2216 किलोमीटर का जो पूरा ये बॉर्डर क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, उसमें से आज भी 550 किलोमीटर खुला है। उसका एकमात्र कारण है कि उस बॉर्डर को सील करने के लिए जो जमीन चाहिए भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, आज तक जो है टीएमसी सरकार ने वो जमीन जो है नहीं सौंपी और उसके कारण जो है हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा जमीन जो है आवंटन करने के लिए। और ये जमीन नहीं देने के पीछे कोई कारण और था ही नहीं। ये जो इंपोर्टेड वोट बैंक जो है पश्चिम बंगाल में आता है बांग्लादेश से घुसपैठ करके, वो इनके लिए जो है ये इंपोर्टेड वोट बैंक जो है उनको रेड कार्ड बिछा करके, रेड कारपेट के माध्यम से उनको जो है पश्चिम बंगाल में बसाया जाता है। वोटर कार्ड बनता है, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और जो भी घुसपैठ करके हमारे देश में आता है वो कोई राष्ट्रभक्ति की भावना लेके नहीं आता, वो यहाँ पे कोई विकास करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए नहीं आता। स्वाभाविक रूप से वो चोरी करने, अपराध करने, लूट मचाने और जो है यहाँ की जो एक सोशल फैब्रिक है उसको आक्रमण करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए आता है। और अभी जो 7 दिन पहले की घटना यही बताती है, 16 साल की एक बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और मैं तो मानता हूँ वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। और जो है इस तरह का जो है 15 साल में एक बड़ा जो है सोच समझ करके टीएमसी ने इस चिकन नेक क्षेत्र को जो है कमजोर करने का प्रयास हुआ। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का। और इस चिकन नेक क्षेत्र को भविष्य में एलिफेंट नेक बनाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। जैसा आपको पता है बनारस से लेकर के सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से लेकर के भविष्य में गुवाहाटी तक जो है बुलेट ट्रेन चलेगा। और वो बुलेट ट्रेन इस चिकन नेक क्षेत्र में 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा, यानी चिकन नेक को मजबूती मिलेगी। और इसके साथ ही उत्तर बंगाल का जो जितने भी सीमांत क्षेत्र है और विशेष करके मालदा, आज देखिए मवेशी की तस्करी हो या जाली नकली नोट हो और ड्रग्स का जो है केंद्र बिंदु बना रखा है। और आप देखिए ये जो सिलीगुड़ी, चिकन नेक, दार्जिलिंग हिल्स में जितना भी ड्रग्स आता है, जाली नोट आते हैं और विशेष करके जो ड्रग्स आता है वो मालदा के रूट से आता है और मालदा से वो बागडोगरा आता है। बागडोगरा में कई गांव के अंदर में ये सारा जो है काला धंधा चल रहा है और वहां से जो है बाइक के माध्यम से ये पूरा ड्रग्स जो है अपने क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। और अभी आपने देखा टीएमसी का जो है 4 लाख करोड़ का बजट था और हमें लगा कि नॉर्थ बंगाल को बहुत मिलेगा। 25,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू नॉर्थ बंगाल के 8 जिले सालाना देता है। और जो है उसके बावजूद भी बदले में हमको क्या मिलता है? आपने उत्तर कन्या बनाया, वो बिल्डिंग है और उसमें 2 अधिकारी के अलावा और कुछ नहीं है, वहां कोई काम होता नहीं। सारे काम करने के लिए आज भी हम सबको कलकत्ता जाना पड़ता है। और आज 4 लाख करोड़ के बजट में आपने मदरसा को 5,713 करोड़ रुपए दिया और नॉर्थ बंगाल की जनता को 900 करोड़ रुपए नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दिया। और उसमें भी हर साल 50% पैसा ही जो है विकास के काम में लगता है, 50% पैसा कलकत्ता भेजता ही नहीं है। ये स्थिति आज जो है नॉर्थ बंगाल की है। आज 25 चाय बागान बंद है और इतना ही नहीं, जो तराई के और डूवर्स के लगभग 80% चाय बागान या तो बीमार है या तो बंद होने की कगार पे है। और चाय बागान में आज तक मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को नहीं मिलता। 5 लाख श्रमिक काम करते हैं नॉर्थ बंगाल में, 80% महिलाएं हैं, आदिवासी है, राजवंशी है, गोरखा है, लेकिन उनको जो है उनका जो न्यूनतम मजदूर का अधिकार है वो भी जो है उनको नहीं मिलता। और भारत सरकार ने 2020 में एक कानून बनाया लेबर कोड के माध्यम से, जो ये कानून ये कहता है कि चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को कम से कम 350 रुपए जो है मिनिमम वेज मिलेगा। अगर उसमें सुविधा के नाम से सामान दिया उसके नाम से या कोई और सुविधा के नाम से अगर मालिक पैसा काटना चाहे तो 15% से ज्यादा पैसा नहीं काट सकता। यानी इसका सीधा अर्थ होता है कम से कम भी उसको 300 रुपए मिनिमम वेज चाय बागान में देना होगा।
ऐसा कड़ा कानून जो है केंद्र सरकार ने बनाया। हर चाय बगान जो आज ईएसआई अस्पताल की सुविधा नहीं मिलती, नए कानून में यह प्रावधान है कि हर चाय बगान में ईएसआई के अस्पताल बनेगा, लेकिन वो श्रमिकों के हित में कानून था, इसलिए उसने टीएमसी ने उस कानून को भी आज तक लागू नहीं किया। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर में यह नया श्रमिक कानून जो है पश्चिम बंगाल में लागू होगा। और इसके साथ ही आप देखिए कितना बड़ा अपराध हो रहा है, यानी एक तरफ जो घुसपैठ करके जो रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में आता है उसको घर बन जाता है, उसको आवास योजना से पैसा मिलता है, उसको जमीन का पट्टा मिल जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है, उसको चाकरी मिल जाती है, और बदले में हमको क्या मिलता है? चाय बगान में काम करने वाले श्रमिक के पास आज भी पट्टा नहीं है, यानी जमीन का कागज नहीं है, जमीन का अधिकार नहीं है, जबकि चाय बगान की उम्र 1.25 साल से ज्यादा हो गई। सिंकोना बगान जो अंग्रेज लगा करके गए थे, आज तक सिंकोना बगान के श्रमिकों को जमीन का पट्टा और अधिकार नहीं मिला। डीआई फंड, ये डिस्ट्रिक्ट इंप्रूवमेंट फंड, ये कोई भारत सरकार का कानून नहीं है, ये अंग्रेज लगाते थे जिससे रेवेन्यू कलेक्ट हो, और वो कानून, काला कानून आज भी पश्चिम बंगाल में जीवित है। और इतना ही नहीं, जीआई फंड में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनका जो टैक्स था वो 10 गुना बढ़ा दिया गया। किसके अधिकार से? कोई कानून नहीं बनता, न प्रदेश में बनता है न केंद्र में बनता है, डीएम अपनी मर्जी से जो है उसका टैक्स जो है 10 गुना बढ़ा दिया। और डीआई फंड में रहने वाले अपने पुश्तैनी जमीन पे, लेकिन इतने सालों के बाद भी उनके पास जो है वो जमीन का अधिकार पट्टा उनके पास नहीं है। एफआरए 1 2006 सरकार ने कानून बनाया, भारत सरकार ने, पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन एफआरए 2006 हमारे क्षेत्र में आज तक लागू नहीं हुआ। आदिवासी और गोरखा और राजवंशी समाज को आज भी जो है वन बस्ती में रहने वाले लोगों को पट्टा नहीं मिला। और चाय बगान के अंदर में जो अन्याय है वो तो मैं आपके समक्ष रख ही चुका हूं। और इतना ही नहीं, और आपको याद होगा 2 साल पहले वित्त मंत्री ने 1000 करोड़ चाय बगान के लिए घोषणा की थी, श्रमिकों के लिए और विशेष करके महिला और बच्चों के लिए वो पैसा यूज हो, इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का बजट आवंटन किया था। 600 करोड़ रुपए आसाम को मिलना था, 600 करोड़ रुपए आसाम को मिल भी गया, और आसाम सरकार ने पैसा खर्च भी कर लिया, बल्कि आसाम सरकार और पैसा मांग रही केंद्र से। 400 करोड़ रुपया 2 साल से पश्चिम बंगाल में केंद्र का 400 करोड़ रुपया चाय श्रमिकों के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन ममता दीदी ने जानबूझकर उस 400 करोड़ को यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाय बगान में मोदी जी पॉपुलर होंगे इस डर से, लेकिन मोदी जी तो चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों के दिल में बसे हुए हैं, ये शायद टीएमसी को जानकारी में नहीं है। और 400 करोड़ रुपया जो हमारी श्रमिक माताओं को मिलता, उनके बच्चों के काम आता, वो पैसा आज तक जो है इन्होंने जारी नहीं किया। और इसी के साथ जो है चाय बगान में टी टूरिज्म के नाम से 30% जमीन दे दिया। चलिए एक बार को मैं मान लूं, शायद विरोध भी ना करो, विकास हो, उन्नति हो, किसको तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30% जमीन की आवश्यकता नहीं थी। एक चाय बगान 1000 एकड़ का होता है, 30% मतलब 300 एकड़ में क्या करेगा आदमी? धंधो करेगा वहां। इससे पहले 15% था, उतना ही बहुत था, लेकिन आपने दे दिया। अब जिनका जो है लैंडस्केपिंग अच्छा है, शहर के पास है, उनके लिए तो फायदा हो गया। अब बेचारे बाकी चाय बगान जो है वो नरक में जा रहे हैं, वो चाय बगान बंद हो रहे हैं, क्योंकि उनका तो चाय के अलावा कोई आमदनी है ही नहीं। कुछ अच्छे लोग थे, वो बेच बाच के लीज में किसी और को दे करके वहां 100 करोड़ के होटल बन गए। तो इस हिसाब से आपने जो है अपने क्षेत्र में 400 बड़े चाय बगान है जहां 5 लाख श्रमिक काम करते हैं, 1000 से ज्यादा स्मॉल टी ग्रोअर है जहां इससे भी ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन आपने पूरा चाय बगान का इको